भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, बोल सिया बलरामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सूरत में दम है। मंचावर उपस्थित मराठी की हिंदी रे बाबा, अच्छा कुछ देर मराठी कुछ देर हिंदी। मंचावर उपस्थित आपल्या लोकप्रिय उमेदवार, 2 वेळा ज्यांना धारासभ्य म्हणून आपण निवडून दिलं, त्या संगीताबेन पाटील, महाराष्ट्रातनं आलेले आमचे नेते प्रवीण दरेकरजी, उत्तर प्रदेशातनं आलेले तिथले खासदार सत्यपाल सिंह जी, महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित जी, अमित राज पुरोहित, विक्रम पाटील, आमचे शिरीषदादा चौधरी, बाबा सिंग, रजनी पांडे, दिनेश राज पुरोहित, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, गुजरातच्या निवडणुकीमध्ये आता रंग भरतोय। आजपासून निवडणूक आता जोरात सुरू झाली आहे। पण गुजरातच्या जनतेनं मात्र ठरवलेलं आहे, गुजरातच्या जनतेने ठरवलंय की आजपर्यंतचे सगळे विक्रम तोडून मोदीजींच्या नावावर या ठिकाणी भूपेंद्र भाईंना आम्ही निवडून देणार आहोत, भारतीय जनता पक्षाला निवडून देणार आहोत। अरे मी कहा आलो, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र भाई की सरकार बने, इसलिए देवेंद्र भाई यहां आए हैं। और गुजरात के लोग बहुत होशियार हैं, ऐसे होशियार लोग हमने कहीं देखे ही नहीं। देखो, जब देश को स्वतंत्रता मिली तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि अब देश स्वतंत्र हो गया, अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को विसर्जित कर दो। बोला था ना, म्हटलं होतं ना महात्मा गांधींनी, कांग्रेस विसर्जित करा। भारत के लोगों को तब ध्यान में नहीं आया और कांग्रेस को चुनकर देते गए, और कांग्रेस के साथ साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसको चुनकर देते गए। ये बढ़ता गया और देश पीछे चलता गया। लेकिन गुजरात के लोग सबसे पहले होशियार निकले। 27 साल पहले उनके ध्यान में आया कि गांधी जी ने जो कहा वो सही है, कांग्रेस का विसर्जन करना चाहिए। और तब से जो आपने कांग्रेस को विसर्जित किया, तब कांग्रेस के वापस आने का कोई आसार ही नहीं दिखता। तो देश में सबसे पहले कांग्रेस को विसर्जित करने वाले मेरे गुजरात के लोग हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और अब तो यहां चुनाव चल रहा है और युवराज, माहिती आहे ना युवराज कोण कोण? हे बा, मी असं पप्पू वगैरे म्हणणार नाही, ते तुम्ही म्हणताय, मी नाही म्हणणार, मी नाही म्हणत असं। युवराज राहुल गांधी या ठिकाणी गुजरातमध्ये प्रचार करायच्या ऐवजी भारत जोडो यात्रा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये आहेत। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी पहुंचे। मैं सुरक्षित उनको बाहर निकाल दूंगा, आप चिंता मत करिए। पूरी सुरक्षा के साथ मैं उनको शिवराज जी के हवाले मध्य प्रदेश में कर दूंगा।
पण एक लक्षात ठेवा, ही भारत जोडो यात्रा नहीं है, विरोधी पार्टियां जोड़ो यात्रा है। कारण भारत तो जुड़लेलाच है। अब राहुल गांधी कहां से भारत जोड़ेंगे? अरे पूरे भारत में जब एक नेता मोदी जी जैसा है जिसके पीछे पूरा भारत है, तो राहुल गांधी कहां से भारत जोड़ने वाले? ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, ये भारत जोड़ो यात्रा विरोधी पार्टियों को जोड़ो, विरोधी नेताओं को जोड़ो, सबको जोड़कर कम से कम 50-60 सीटें संसद में लाओ, कम से कम विपक्ष का नेता तो भी पाओ, इस प्रकार की ये यात्रा है। और इसलिए मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, अरे भारत जोड़ो यात्रा अगर निकालनी थी तो सोमनाथ से विश्वनाथ तक निकालते तो भारत जोड़ो यात्रा होती। सोमनाथ से विश्वनाथ तक निकालते तो भारत जोड़ो यात्रा होती। अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालनी थी तो कम से कम जम्मू कश्मीर से और कश्मीर की घाटी से जिन हिंदुओं को निकाला और जिनके आंखों के आंसू भी आज तक सूख नहीं पाए थे, उनके लिए 2 आंसू बहा लेते तो भारत जोड़ो यात्रा होती। अरे तुमने तो उनको बाहर निकाला, मोदी जी ने 370 हटाकर फिर एक बार वहां पर उनको जाने का रास्ता दिया। भारत को जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 370 को हटाकर फिर एक बार कश्मीर को भारत में पूरे तरीके से विलीन करते हुए कोई कश्मीर में अब दूसरा झंडा नहीं लगेगा, केवल भारत का तिरंगा फहरेगा। इस प्रकार की ये जो परिस्थिति मोदी जी ने तैयार की, वो भारत जोड़ो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारे युवराज महाराष्ट्र में आए आणि समजत नाही या बाबाला कोण स्क्रिप्ट लिहून देतं, कोणाचे कागद वाचतो, काय खाऊन वाचतो हेच समजत नाही। आता 2 दिवस सांगितलं, सावरकरांना शिव्या देऊन राहिले। स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाही म्हणाले, माफीवीर। एक कुठला तरी कागद दिला, मग मी आज तसाच कागद गांधीजींचा दिला। जे सावरकरांनी लिहिलंय पत्रात तेच गांधीजींनी लिहिलंय। आता माझा सवाल आहे राहुल गांधींना की मला सांगा राहुल गांधी, मग आता गांधीजींना माफीवीर म्हणायचं? त्याहीपेक्षा भयानक नेहरूजींनी पत्रामध्ये लिहिलंय, मग आता नेहरूजींना माफीवीर म्हणायचं? अरे राहुल गांधी, तुम्हाला काय माहिती आहे, त्या ठिकाणी अंदमानच्या कालकोठरीमध्ये 11 वर्षापर्यंत अनन्वित अत्याचार सहन करत कोलूचा बैल बनवून त्या ठिकाणी भारत माता की जय म्हणत कोडे खात खात एकही दिवस वीर सावरकर माफी मागत नव्हते, तर उभ्या त्या अंदमानच्या कारागृहामधल्या सगळ्या बंद्यांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी भारत माता की जय म्हणत होते आणि त्याही ठिकाणी बंड पुकारत होते। पण हे तुम्हाला कळणार कसं? कारण तुम्हाला भारताचा इतिहासच माहिती नाही। 2-4 टपरे लोक सोबत घेता आणि त्यांनी लिहिलेलं वाचता आणि या ठिकाणी सावरकरांचा अपमान करता। केवळ सावरकरच नाही, तर या ठिकाणी त्यांच्या करता त्यांचा परिवार, नेहरू गांधी परिवार म्हणजेच भारत आहे। नेहरू गांधी परिवारापुरतं भारताचं स्वातंत्र्य युद्ध आहे, नाहीतर खऱ्या अर्थानं भारत जोडोचं काम हे या ठिकाणी कोणी केलं असेल तर ते सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केलं। सरदार वल्लभभाई पटेल जिन्होंने 542 रियासतों को भारत के अंदर लाया, उन्होंने असली भारत जोड़ो का काम किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो आदर नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया। अरे वो सम्मान देने के लिए मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनना पड़ा, देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ा, तब जाकर आज जिस प्रकार का सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम देखते हैं, वो आज हमको देखने को मिलता है। इन्होंने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं दिया,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस प्रकार की ललकार दी थी, और आजाद हिंद सेना लेकर वो निकले थे, और पहला भारत का झंडा मणिपुर के ऊपर जिन्होंने फहराया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो तुम्हें अपने नेता नहीं लगते, तुम्हारे लिए तो नेहरू और गांधी तक ये देश सीमित है। और इसलिए मोदी जी में और आप में क्या फर्क है? अरे आपके लिए एक परिवार ये पूरा देश है, और मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। ये परिवर्तन मोदी जी ने लाकर दिखाया है। और इसलिए आज जब हम गुजरात को देखते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात को बदला, जिस प्रकार से नीति रीति बदली, एक गुजरात का मॉडल तैयार हुआ, और जिसको देखते हुए पूरे देश की जनता ने यह फैसला किया कि अगर देश को कोई संवार सकता है, देश की दशा और दिशा कोई बदल सकता है, तो केवल एक ही है, गुजरात का शेर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र भाई को पूरे बहुमत के साथ सत्ता हाथ में दी। और दोस्तों, हम सबने देखा पिछले 8 सालों में मोदी जी ने इस देश में जो परिवर्तन लाया, इस देश में गरीब कल्याण का एजेंडा लाया। गरीबों की बातें तो सब करते थे, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। गरीबी हटी, लेकिन नेताओं की गरीबी हटी, आम आदमी की गरीबी नहीं हटी। पहली बार मोदी जी ने यह फैसला किया कि गरीब कल्याण का एजेंडा चलेगा, और 1 रुपया दिल्ली से भेजूंगा तो पूरा 1 रुपया अंतिम आदमी तक जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया या दलाल मैं रहने नहीं दूंगा। और देखिए, इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को मकान मिला, करोड़ों शौचालय तैयार हुए, करोड़ों घरों में गैस के चूल्हे गए, करोड़ों घरों का अंधकार नष्ट हुआ, वहां बिजली पहुंची, हर घर नल पहुंचा, हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिला, हमारी महिलाओं को सम्मान मिला, हमारे युवाओं के हाथ को काम मिला। आज पूरे देश को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। और दोस्तों, आज हम सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। बताइए, 1-1.25 साल पहले अगर हम लोग ये तय करते कि इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित रहना है, तो क्या हम रह पाते? कोरोना में क्या हम बाहर निकल सकते थे? क्या हम एक दूसरे से मिल सकते थे? क्या हमारी परिस्थिति थी? लेकिन हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने वैक्सीन तैयार करवाई। विचार कीजिए, अगर 135 करोड़ लोगों के लिए भारत में वैक्सीन नहीं बनती और हमको किसी दूसरे देश से वैक्सीन मांगनी पड़ती, अमेरिका के आगे, रशिया के आगे झोला फैलाकर हम खड़े होते, भैया वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, और अमेरिका कहता थोड़ी देर रुको, अभी मेरे लोग बाकी है, पहले उनको वैक्सीन देंगे, बाद में आपको वैक्सीन देंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते, पर हमको वैक्सीन नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी एक ऐसे दूरदर्शी नेता है, मोदी जी ये जानते थे कि 135 करोड़ लोगों की जान अगर बचानी है तो इस देश में वैक्सीन तैयार करनी होगी। देश के साइंटिस्ट को साथ में लेकर, देश की कंपनियों को साथ में लेकर मोदी जी ने पूरे दुनिया में उनकी जो पहचान बनी है, जो उनकी दोस्ती बनी है, उसका उपयोग करते हुए दुनिया से रॉ मटेरियल लाया और हमारे यहां पर ये वैक्सीन तैयार की। और विचार कीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अंडमान निकोबार तक हर गांव में वैक्सीन पहुंची और मुफ्त में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगी, और साथ में एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिला। कल एक अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने कहा हमको तो लगता था भारत का क्या होगा,
लेकिन आपके यहाँ वैक्सीन भी बन गई, डिजिटल सर्टिफिकेट भी बन गया। हमारे यहाँ तो वैक्सीन लेने के बाद एक पर्ची मिलती थी और फिर 15 दिन बाद डिजिटल सर्टिफिकेट हमको मिलता था। भारत तो हमसे भी आगे चला गया। जब ये उन्होंने कहा तो मेरा भी सीना चौड़ा हुआ कि मेरे प्रधानमंत्री ने दुनिया में केवल 5 देश वैक्सीन बना पाए, उसमें मेरा भारत है। मेरे मोदी जी ने मेरे भारत को कहां ले जाकर रखा है ये देखिए। आज हम देखते कि कोरोना के काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोरोना के काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर पैकेज, आज ये सारे हमारे व्यापार उद्योग चल रहे हैं उस पैकेज के कारण चल रहे हैं। दुनिया में मंदी है लेकिन भारत में मंदी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और अब हम दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। जल्दी ही 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। ये सारा करके दिखाया मोदी जी के नेतृत्व ने। इसलिए दोस्तों, चुनाव जरूर गुजरात का है लेकिन नजरें पूरे देश की इस चुनाव के ऊपर लगी है। और अब तो इस चुनाव में कुछ और लोग भी आए ना, दिल्ली वाले। देखो, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, किसी के घर शादी हो ये नाचने पहुंच ही जाते हैं। आपको पता है, साइबेरिया करके देश है। ये साइबेरिया में जो पंछी होते हैं, जब साइबेरिया में बहुत बर्फ जमा होती है, -40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो ये साइबेरिया के पंछी उड़कर मुंबई और सूरत में आते हैं। और जैसे ही वहां गर्मी शुरू होती है तो उड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसे ये दिल्ली के पंछी यहां आए हैं, चुनाव तक रहेंगे और चुनाव समाप्त होगा तो दिल्ली के पंछी दिल्ली में गुल हो जाएंगे। अरे इनका इतिहास ही ऐसा है। अभी मेरे पास गोवा की भी जिम्मेदारी थी, वहां पर भी आए। अच्छा, इनकी खासियत ये है, ये सुबह उठते एक झूठ बोलते, नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते, खाने से पहले 3 झूठ बोलते, रात के खाने से पहले 4 झूठ बोलते और फिर रात को हिसाब लगाकर कल कितने झूठ बोलने इसका प्लानिंग करते। और मैं तो कहता हूं, अच्छा है दुनिया में झूठ का ओलंपिक नहीं है। अगर झूठ का ओलंपिक होता तो हमको तो एक भी मेडल नहीं मिलता, सारे के सारे गोल्ड मेडल तो ये आप वाले ले जाते। मराठी माणसाला समजतं ना, आप नाही थाप आहे। थाप मारण्याचा कार्यक्रम आहे हा। कार्यक्रम फक्त थापा मारण्याचा कार्यक्रम है। और ये लोग चुनाव के बाद चेहरा ही नहीं दिखता। गोवा में आए थे, हमने पैक करके वापस भेज दिया, कुछ नहीं बचा, डिपॉजिट भी नहीं बचा। जिसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार गोवा में इन्होंने बोला था उसका भी डिपॉजिट जब्त करके उसको भी हमने वापस भेज दिया। अब गुजरात की बारी है। पाठवाल ना परत, पॅक करून पाठवायचं, चांगलं पॅकिंग करायचं, इकडे तिकडे लागू नाही द्यायचं। त्याची लागण होते, त्याच्यामुळे नीट पॅक करायचं आणि कुरिअर मध्ये टाकून दिल्लीच्या फ्लाइट मध्ये बसवायचं आणि दिल्लीला परत पाठवायचं। तिथे आम्ही त्यांची काळजी घेतोय, काय काळजी करण्याचं कारण नाही आहे। इतने झूठे आश्वासन ये लोग देते हैं। पंजाब वालों ने इनके आश्वासनों पर, वहां पर उनको लगा कि चलो भाई कुछ कर रहे, इनको भी मौका दे देते। अब सिर पीट रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक आध सरकार आती है जाती है, कोई पार्टी आती है कोई पार्टी जाती है, लेकिन पंजाब के अंदर इस आप पार्टी ने खलिस्तानवादियों के साथ हाथ मिलाया है। खलिस्तानवादियों के साथ, जो देश तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रोज वहां पर खाना खाते हो, रोज उनके साथ बैठते हो, उनके साथ उठते हो और यहां आकर बरगलाने वाली बातें करते हो। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को हम लोग यहां पर रहने देने वाले हैं?
और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं। एक बार एक आदमी मर गया, मरकर गया ऊपर, चित्रगुप्त के सामने बैठा। अब अपने यहाँ तो अपने हिंदू धर्म में है, पाप ज्यादा होंगे तो नरक में जाओ, पुण्य ज्यादा होंगे तो स्वर्ग में जाओ। और चित्रगुप्त हिसाब करता है। वो चित्रगुप्त हिसाब निकाल के बैठा था, 3 किलो पाप, 4 किलो पुण्य, 5 किलो पाप, 3 किलो पुण्य, ऐसा अपना चल रहा था उसका। ये बैठा था, भाई मेरा क्या हिसाब निकलता है। उतने में एक घंटी बजे, टन। अरे बोले काय की घंटी है। चित्रगुप्त ने बताया, देखो ये मैंने अरेंजमेंट की है, जरा पाप बहुत बढ़ रहा है, तो भारत में अगर कोई झूठ बोलता है तो बोले एक घंटी बजती है। फिर 2 मिनट बाद वापस टन। अरे बोले एक और झूठ बोला। फिर एक और बार टन। अरे बोले एक और बार झूठ बोला। फिर 5-10 मिनट कुछ नहीं हुआ और उसके बाद टन 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 बजने लगी। ये बोले अरे भाई ये क्या हो गया। चित्रगुप्त को उसने पूछा, बोले कुछ नहीं, तू शांति से बैठ, केजरीवाल का भाषण चालू हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं, इसलिए इनके पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। इस देश के अंदर जिन्होंने परिवर्तन लाया, ऐसे हमारे मोदी जी, जिन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जाता है, आज विश्व में हमारी साख बनी है। बीच में मेरे पास एक बहुत बड़े देश के एम्बेसडर आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि आपके नेता का तो जलवा ही अलग है। मैंने कहा भाई क्यों। बोले ऐसा है कि पहले यूनाइटेड नेशन में हम लोग जाते थे तो दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पर आते और सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि हम 2 मिनट अमेरिका के राष्ट्रपति को मिले, हाथ मिलाए, फोटो खींचे, ताकि हमारी भी साख बने। और इसलिए सबसे ज्यादा लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द होते थे। पर अब नजारा बदल गया, कहने लगे अब अमेरिका के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द नहीं, सारे के सारे दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मोदी जी से आकर मिले, उनसे हाथ मिलाए और उनके साथ हम एक फोटो खिंचवाए। तो इसलिए दोस्तों, जैसे मोदी जी का कद बढ़ रहा है, देश और दुनिया की ताकतें ये प्रयास कर रही है कि उनके कद को बौना किया जाए। ये प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको नीचे खींचा जाए और उसके लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए गुजरात के चुनाव से एक संदेशा देना है, एक संदेशा देश को, एक संदेशा देना है कि देशवासी मोदी जी के पीछे है। और ये संदेशा देने के लिए गुजरात में सरकार तो बनने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अमित भाई ने कहा है कि रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बनानी है। और आपको पता है अमित भाई तो चाणक्य है। अमित भाई महाराष्ट्र में आ गए तो क्या हो गया, आपने देख लिया। और इसलिए अब जो बात उन्होंने कही है, हमारी बहन संगीता जी यहां पर खड़ी है, 2 बार आपने चुनकर दिया, उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया, उन्होंने काम किया है, उनका काम दिखता है, उनका संपर्क दिखता है, जन जन में रहने वाली है, लोगों से मिलने वाली है, लोगों के बीच पैंडेमिक में भी वो उपस्थित थी और लोगों को मदद कर रही थी। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, पिछले बार कितने 32,000 वोटों से चुनकर दिया, कम है भैया। इतना अच्छा काम करने के बाद 32,000 वोट कैसे चलेगा, बताइए कितने वोटों से चुनकर देंगे। बोलो। अभी इधर से मांग ऐसी आई है कि अमृत महोत्सव है, 75 साल हुए, तो 75,000 वोटों से चुनकर आना है। बोलिए देंगे तो हाथ उठाकर कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।